नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट और इंडिया की फैक्ट वर्ल्ड। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। पश्चिम बंगाल की धरती इन दिनों सियासी आग में जल रही है। एक तरफ ममता दीदी हैं जो बंगाल की मां की तरह इस राज्य को पकड़े बैठी हैं, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश से चलकर बंगाल की गलियों में गरज रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है, ये लड़ाई उस बंगाल की है जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान को राह दिखाई थी। पहले बात करते हैं सीएम योगी के बंगाल के दौरे की। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की बंगाल में करीब 20 रैलियों की मांग रही। यानी समझ लीजिए कि भाजपा को पूरा भरोसा है कि अगर कोई नेता इस राज्य में हवा बदल सकता है तो वो खुद सीएम योगी हैं। 18 अप्रैल को उन्होंने कूच बिहार के माथा भांगा में जनसभा की, फिर जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में रैली की और शाम को बांकुरा जलमहल में रोड शो किया। ये पूरा दौरा उत्तर से दक्षिण तक फैला था, मतलब एक ही दिन में 3 अलग अलग जिलों में अपनी धमक दिखाई। इसके बाद 20 अप्रैल को वो पश्चिम मेदिनीपुर के पिंगला, पुरुलिया और जयपुर और झारग्राम के गारबेटा में 3 जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। अब जरा सोचिए, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी बार बंगाल क्यों आ रहा है? क्योंकि भाजपा जानती है कि 2021 में जो हार मिली थी वो बहुत कड़वी थी और इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी ने अपने भाषणों में जो कहा वो एकदम सीधी भाषा में था, कोई घुमाव नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। उन्होंने बर्धमान और जलपाईगुड़ी की रैलियों में 2 टूक कहा, बंगाल की भूमि प्रेरणा की भूमि थी, लेकिन टीएमसी ने इसे माफिया और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल में ना गाय कटेगी और ना हिंदू बटेगा। ये बयान सुनकर उनके समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है, और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है। ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। इन रैलियों में समर्थक असली बुलडोजर लेकर पहुंचे और बुलडोजर बाबा के नारे लगाए। मतलब सीएम योगी बंगाल में भी वही यूपी वाला मॉडल लेकर आए हैं, जहां बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक सोच का प्रतीक बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की माटी पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं, महिला संशोधन बिल को रोक दिया और टीएमसी के लोग जनता के पैसे खा जाते हैं। आपको बता दें, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदू अस्मिता, ये सारे मुद्दे वो चाबियां हैं जिनसे भाजपा बंगाल का ताला खोलना चाहती है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके टीएमसी ने आधी आबादी के अधिकारों में बाधा डाली है, जो भारत माता के सम्मान पर सीधा आघात है और देवी पूजक बंगाल की आत्मा का अपमान है। ये बात उन्होंने बहुत होशियारी से कही। एक तरफ बंगाल की देवी भक्ति के परंपरा का हवाला दिया, दूसरी तरफ महिलाओं के मुद्दे को टीएमसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। दीदी इस बार जिस मुश्किल में है वो 2021 से बिल्कुल अलग है। 2021 में वो घायल थी, व्हीलचेयर पर थी, लोगों में सहानुभूति थी और उन्होंने 2015 सीटें जीत ली। लेकिन इस बार 2026 में तस्वीर बदली हुई है। ममता का रुख अब भी आक्रामक है, लेकिन पिछले 1 महीने में उन पर इतने मानसिक हमले हुए और ऐसी कार्रवाइयां हुई कि वो पूरी तरह असहाय दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि देश की सारी केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ एक साथ खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ा झटका जो ममता को चुनाव के बीच लगा वो आईपैक का मामला था। टीएमसी के पूरे चुनावी अभियान का जिम्मा संभाल रही कंपनी आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और आईपैक के काम बंद होने की खबरें आईं। इसने पूरी सियासी बिसात को नया रंग दे दिया। जरा सोचिए, चुनाव प्रचार के आखिरी और सबसे अहम दौर में जब हर घंटा कीमती होता है, तब आपकी पूरी चुनावी रणनीति बनाने वाली टीम की टांग तोड़ दी जाए तो क्या होगा? ममता बनर्जी ये अच्छी तरह जानती हैं कि चुनाव के बीच अगर ये खबर आए कि उनका चुनाव प्रबंधन करने वाली कंपनी ने काम करना बंद कर दिया तो इसका कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे संकट का जवाब अपने तरीके से दे दिया। वो चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चे पर निकली। एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष संशोधन के खिलाफ 5 दिन तक धरने पर बैठी। जब ईडी ने आईपैक पर छापा मारा तो मौके पर खुद पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की तरह पेश होकर अपनी याचिका पर खुद पैरवी की। ममता बनर्जी इस चुनाव में खुद भवानीपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। अगर टीएमसी जीती तो वे लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। यानी इस बार उनकी अपनी कुर्सी का भी सवाल है, सिर्फ पार्टी का नहीं। ये उनके लिए सबसे निजी और सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई है।
टीएमसी की प्रचार का नेतृत्व ममता और अभिषेक बनर्जी ने किया, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनके लिए कई रैलियां की। मतलब टीएमसी ने भी गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारा है। अब पूरे चुनाव का समीकरण समझते हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर। पहले चरण में दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर दक्षिण के मेदिनीपुर और झारग्राम तक के इलाके शामिल हैं। चरण में लगभग 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता फैसला करेंगे। 2021 में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने पूरे विपक्ष को सन्न कर दिया था। लेकिन 2026 में हालात बदले हुए हैं। 15 साल की सरकार के बाद हमेशा एक थकान होती है। एक सवाल उठता है कि अब क्या नया होगा। भाजपा इसी थकान को भुनाने की कोशिश में है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले इन इलाकों में चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की है। चुनाव आयोग ने इस बार साफ संकेत दिया कि बंगाल में धांधली नहीं चलेगी। बात अगर जमीनी हकीकत की करें तो ये चुनाव 2 बड़े सवालों पर टिका है। पहला, क्या बंगाल की जनता 15 साल के टीएमसी सरकार से ऊब गई है? दूसरा, क्या भाजपा के पास कोई ऐसा स्थानीय चेहरा है जिस पर बंगाल भरोसा करे? सीएम योगी की रैलियों में भीड़ आती है, ये सच है, लेकिन भीड़ और वोट हमेशा एक नहीं होते। ममता का संगठन जमीन पर अभी भी मजबूत है, पर ऊपर से जितने दबाव है उतने पहले कभी नहीं थे। कल का मतदान बताएगा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या भरोसा। और 4 मई को जो नतीजे आएंगे वो न सिर्फ बंगाल का बल्कि पूरे देश की सियासी भविष्य का रुख तय करेंगे। देखते रहिए फैक्ट ऑफ इंडिया की फैक्ट खबर।